हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। इससे पहले के लेक्चर्स में भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हुई हैं और आज बेसिकली जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो मेनली फोकस्ड होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 3 नैनो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू -2 नैनो कूलम आर लोकेटेड एट 0,0,0 and 0,0, assuming zero potential at infinity, find the potential at 1,1,1। तो यहां पर आप समझिए इस टाइप की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये प्रॉब्लम कराई थी आपको, ठीक है। जस्ट रिपीटेशन है, लेकिन आगे आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी कंसीडर करने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। देखिए पॉइंट चार्ज के केस में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला स्टडी कर रखा है, ठीक है। मैंने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया है। हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा, आप जानते हैं। Q आपको पता है पॉइंट चार्ज होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपका परमिटिविटी है, आप जानते हैं, फ्री स्पेस परमिटिविटी। यहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मींस आप बाय डिफॉल्ट क्या लेकर चलेंगे? फ्री स्पेस। इसके अलावा आर आपका डिस्टेंस है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट चार्ज एक आपका जो 3 नैनो कूलम वाला है वो 0,0,0 पर है। किस पे निकालना है? 1,1,1 पे। तो दिस माइनस दिस, मतलब ये डिस्टेंस आपको अचीव करनी है। पॉइंट क्लियर है? वैसे ही दिस माइनस दिस, ये डिस्टेंस आपको अचीव करनी है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, यहां दो बार लिखेंगे Q1 R1 Q2 R2। दो बार आपने क्यों लिखा है? क्योंकि आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं। तो आप समझिए आंसर क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर -9 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 की वैल्यू क्या आप समझिएगा। मैंने क्या बोला, आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आप चाहें तो पहले डिस्टेंस वेक्टर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है आपका? दिस माइनस दिस, मतलब ax देन ay देन az, क्योंकि 1 - 0 इंटू ax, 1 - 0 इंटू ay, 1 - 0 इंटू az। तो आपका डिस्टेंस वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वैल्यू क्या आ रही है? ax प्लस ay प्लस az। तो आपका डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमें आना चाहिए ना। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी √3। सेम वैसी Q2 -2 इंटू 10 की पावर -9 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो अगर आप यहां पर R2 की बात करते हैं तो आप देखिए जिस पे निकाल रहे हैं ये तो कॉमन रहेगा ना, फाइंड द पोटेंशियल एट 1,1,1 और ये आपका पॉइंट है। तो क्या करेंगे आप? 1 - 0 इंटू स्मॉल ax, 1 - 0 इंटू स्मॉल ay, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू स्मॉल az, तो ax प्लस ay प्लस 2az क्या हो जाएगा? डिस्टेंस √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √6। ठीक है ना, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप की हम बहुत सारी प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, हमें पता है बहुत अच्छे से 8.854 इंटू 10 की पावर -12 होती है। इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया सबको, तो अंदर क्या बचेगा आपका? देखिए ये आपका बच जाएगा। आप एक काम करिए 10 की पावर -9 को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 3/√3 -2/√6। ये आपकी यहां पर वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। बस आप इसे अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 10 की पावर -12 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +12, तो कितना बचेगा? 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 8.854 3/√3 -2/√6। तो ये आपकी यहां पर पूरी की पूरी सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर शो कर देता हूं। एक और पॉइंट है, वैसे एक पॉइंट और क्या है यहां पर? अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी। इसका कंसेप्ट मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है ना। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो अगर आपका जीरो पोटेंशियल इंफिनिटी पे है तो मैंने आपको क्या बोला था? बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 0, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो आप करते हैं -E.dl, उसी से ये फॉर्मूला आता है। तो वहां पर आपका +C भी हो जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वहां पर मैंने आपको यही समझाया थ्योरी में, जब भी अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी गिवन होगा तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला ही यूज करना है और किसी के लिए वरी आपको नहीं करना है। वैसे अगर आप भूल गए हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा जहां पर
ये सेम सिचुएशन आएगी तो आप फिर से समझ लेना, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 8.854 और इंटू कितना है हमारा √3 हो जाएगा, 3/√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √6। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 8.22 वोल्ट। ये आपको यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, y axis carries a uniform charge of 10 nanocoulomb per meter in free space given 2 points A and B. Find VA if VB equal to 5 volt and VB if VA equal to 5 volt. तो ये आपकी यहां पर दो प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर अगर आप समझेंगे ना तो हमें यहां पर दोनों प्रॉब्लम एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, वैसे है एक जैसी ही, लेकिन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक छोटा सा डेरिवेशन देखना होगा। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो आपको ना लाइन चार्ज गिवन है, आप देख सकते हैं कूलाम पर मीटर है यूनिट, दैट मींस लाइन चार्ज है। अब अगर मैं यहां पे स्टार्ट से स्टार्ट करूं तो V का फॉर्मूला क्या होता है, -E.dl होता है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो बोला था ना कांस्टेंट आता है, जब भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको +C लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। लेकिन हां, अगर वोल्टेज एट इनफिनाइट 0 मेंशन है तो +C लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट 0 ही हो जाएगा उस सिचुएशन में। लेकिन यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और मैं आपको पूरा डेरिवेशन शो कर रहा हूं। वैसे मैं थ्योरी में कर चुका हूं पूरा डेरिवेशन शो, लेकिन मैं दोबारा से कर रहा हूं, तो यहां मैंने +C मेंशन कर दिया है। यहां पर आप समझिएगा, आपको पता है लाइन चार्ज है, तो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो हमने स्टडी किया था, लाइन चार्ज के कारण हमने सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री कंसीडर की थी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था ρl अपॉन 2πε0 हमने ε0 क्यों लिया है, क्योंकि फ्री स्पेस मेंशन है, आप देख सकते हैं। और यहां पर डायरेक्शन जो हम लोगों ने निकाला था वो निकाला था a रो, आप देख सकते हैं थ्योरी में पूरा डेरिवेशन हमने कर रखा है। तो अब dl की वैल्यू क्या लें, क्योंकि देखिए आपका E का डायरेक्शन a रो है तो dl का भी a रो रहना पड़ेगा, तभी तो a रो डॉट a रो, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट है ना, तो a रो डॉट a रो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लेंगे, d रो a रो। dl का फॉर्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाया ट्रिक याद रखना है, पूरा फॉर्मूला क्या होता है, d रो a रो प्लस रो d फाई a फाई प्लस dz az। लेकिन आपको पता है कि a रो डॉट a फाई 0, a रो डॉट az भी 0, तो a रो डॉट a रो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से अब जो आपका आंसर निकल कर आएगा, आप देखिए ρl कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं ना ρl की वैल्यू कितनी की मेंशन है आपको, 10 नैनोकूलम्ब पर मीटर। 2πε0 कांस्टेंट है, इसके अलावा 1/ρ आपका अंदर रहेगा और a रो डॉट a रो 1, तो कितना बचेगा, d रो प्लस c। यहां से अब अगर आप देखेंगे तो माइनस ρl 2πε0 ln रो हो जाएगा प्लस c। 1/x का कितना होता है, ln x, तो हमने मेंशन कर दिया। अब आप समझिए, आपको यहां पर va और vb को शामिल करना है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, अगर आप सेम फॉर्मूला va के लिए लिखने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ρl सेम रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ρl फिक्स है 10 नैनोकूलम्ब पर मीटर पर, ln रो a प्लस c, और vb अगर लिखेंगे कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही रहेगा आपका, माइनस ρl 2πε0 ln रो b प्लस c। देखिए यहां पर प्लस c कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप va माइनस vb करेंगे ना तो c कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट को एडजस्ट करना आना चाहिए बस हमें, और कुछ भी नहीं है। तो यहां से आप समझिए, आपका जो पूरा खेल है वो रो ए और रो बी का ही है। अब याद करिए रो क्या था, रो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, पॉइंट पी की जो आपका लाइन चार्ज जहां पर रहता है उससे डिस्टेंस होती है आपकी मिनिमम डिस्टेंस। तो यहां पर अगर मैं अब एक फिगर ड्रॉ कर लूं तो ये आपका क्या दिया है, द वाई एक्सिस कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये कितना चार्ज कैरी कर रहा है, 10 नैनोकूलम्ब पर मीटर। तो समझिएगा, अगर मैं पॉइंट ए की अगर बात करता हूं तो मान लीजिए अगर पॉइंट ए यहां पर है -3,2,4, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी रो ए। ये पॉइंट आपको अच्छे से आता है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए भी हुए हैं।
अब आप समझिए अगर ये y एक्सिस है तो y एक्सिस में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो पॉइंट होगा उसमें x और z आपके जीरो होंगे। y एक्सिस में x और z जीरो होते हैं। देखिए रो है क्या, रो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स चाहिए। तो दोनों पॉइंट्स अगर आपको चाहिए तो बस पहला पॉइंट तो आपको पता ही था, पॉइंट ए, जिसपे आपको निकालना है पोटेंशियल, आप देख सकते हैं। और आपको दूसरा पॉइंट पता करना था जिससे आप रो ए अचीव कर पाए। तो आप समझिए y एक्सिस है तो x और z जीरो। और इस बात को समझिए, आपको पता है ये डिस्टेंस ऐसी होती है, मिनिमम डिस्टेंस। तो आप समझिए अगर ये y एक्सिस है तो ये वैल्यू भी किसको शो करेगी, y को। नीचे से लेकर यहां तक की वैल्यू y है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो इस पोजीशन पर y होगा वो इस पोजीशन पर y होगा। y तो ये है ना आपका, तो दोनों y चूंकि पॉइंट्स आपके इस तरीके से हैं तो y आपका क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, सेम होगा आपका 2 2, ठीक है ना। देखिए दोनों पॉइंट एक ही हाइट पर हैं तो y क्या होगा, सेम होगा। दोनों पॉइंट पता चल गए। अब आप क्या करेंगे, पहले रो ए वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर कितना होगा, देखिए दिस माइनस दिस, तो -3ax, फिर 0ay और 4az, और इसका मॉड निकाल लेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5, तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। देखिए मैंने क्या किया, दिस माइनस दिस किया तो वेक्टर आ गया -3ax, 2 - 2 0 और 4az, इसका मॉड ले लिया तो डिस्टेंस आ गई। समझ में आ गया अच्छे से। तो हम यहां पर रो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। रो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। सेम वैसी हम अब रो बी की वैल्यू अचीव करेंगे। तो आप समझिए रो बी 6, 1, 0 है, ठीक है। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे 6, 1, 0, यहां पर रो बी। और देखिए यहां पर फिर से समझिएगा, अगर आपका ये y एक्सिस है तो x और z जीरो होंगे और जो वैल्यू y की यहां होगी वो वैल्यू यहां पर भी होगी, तो 1 1 सेम है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 - 0 मतलब 6ax, उसके बाद 1 - 1 0 और 0 - 0 0, तो ये भी सब जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, जस्ट आपका 6 हो जाएगा। देख सकते हैं 6 - 0 6, 1 - 1 0, 0 - 0 0। तो रो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए। उसके बाद अब अगर आप दिस माइनस दिस करते हैं, मतलब VA माइनस VB, तो आप समझिए C और C कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। और आप देखिएगा जब आप VA माइनस VB करेंगे ना तो दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो आप देखिए जब ये आपका पोर्शन प्लस हो जाएगा, C और C तो कैंसिल हो गए, तो रो L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन ही है लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस माइनस दिस करने पर ये प्लस होगा और ये माइनस रहेगा, तो ln 6 माइनस ln 5, ये तो कॉमन आ गया ना बाहर वाला। तो ln 6 माइनस ln 5, ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, तो ln 6/5। तो ये आपका आया है VA माइनस VB। अब यहां पर हमें रो एल की वैल्यू पता है 10 नैनोकूलम पर मीटर है, एप्सिलॉन नॉट पता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 है। बस अब हमारा टारगेट क्या होगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। VA इफ VB इक्वल टू 5 वोल्ट, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, रो एल मतलब 10 इंटू 10 की पावर -9, 2 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ln 6/5 मतलब ln 1.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस करना पड़ेगा आपको कितना, 5। VA माइनस VB था ना, तो VB उधर जाके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए सेकंड टास्क आपका क्या होगा, ये कैलकुलेशन अब आप लोग कर लोगे ना आराम से। सेकंड टास्क देखो, VB VA इक्वल टू 5, तो देखो सेम फॉर्मूला होगा, आप VA की वैल्यू 5 पुट कर देना तो VB अननोन रहेगा, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम अब सॉल्व कर लोगे, आप लोग अपना आंसर निकालो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वैसे हो जाएगा। तो अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे जो थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की है, तो उसे थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए, अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय रो v इज इक्वल टू रो 0 1 माइनस r बाई a का स्क्वायर फॉर r लेस देन इक्वल टू a एंड 0 अदरवाइज, और यू कैन से r ग्रेटर देन इक्वल टू a। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड E एंड V फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू a। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड E एंड V फॉर r लेस देन इक्वल टू a। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा।
आप देखिए पहले मैं यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए जाने वाला हूं। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम मींस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आपको उसके लिए आपको ई और वी अचीव करना है। देखिए आपको यहां पर ना रो वी मेंशन है, रो वी अगर आपको मेंशन है तो आपको कहीं ना कहीं अगर ई निकालना है तो आपके माइंड में गॉस लॉ आना चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ में ही आप पढ़ते हो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, और क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, रो वी डी वी। तो अगर आपको डी पता चल जाएगा तो आप बड़े आराम से ई भी निकाल सकते हो। तो यहां पर अगर मैं गॉस लॉ मेंशन करता हूं डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो? हमने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है, क्यू को क्या लिख सकते हैं, रो वी डी वी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रो वी आपको मेंशन है यहां पर। गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है, क्लोज इंटीग्रल डी डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, आपका क्यू के इक्वल होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां पर अब आप देखो आपका टारगेट अल्टीमेटली ई निकालने का है। दोनों ही क्वेश्चन में ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ई निकालना चाहते हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हो, क्योंकि अगेन आप फ्री स्पेस ही लेकर चलोगे, डॉट डीएस और यहां पर रो वी डीवी। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। एप्सिलॉन नॉट आप आउटसाइड कर दोगे। और यहां पर एक और पॉइंट समझो, अब आप यहां पर ना स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। अगर आप स्फीयर की बात कर रहे हो तो हमने जब स्फीयर का केस लिया भी हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो ना। आपको पता है ई एक वेक्टर है, तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, ई आर ए आर। स्फीयर के केस पे जनरली हम रेडियस वाले डायरेक्शन को ही कंसीडर करते थे ना, तो ई आर ए आर हो गया। और यहां से अब अगर आपको पता है कि ये आपने ई आर ए आर मेंशन कर दिया है, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो डीएस भी आपको किस तरीके का लेना होगा, डीएस भी आपको ऐसा लेना होगा जहां पर ए आर आ रहा हो। तो आप डीएस को क्या लेके चलोगे, डीएस को स्फीयर में आपको पता है जब ए आर होता है तो आपका आंसर क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो आप मेंशन कर दोगे। और इक्वल टू में रो वी तो आपको गिवन है, लेकिन डी वी है तो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और इस बात को अब समझना होगा कि रो वी की वैल्यू हम क्या पुट करें। यहां पर अगर आप ये पॉइंट सब सारे समझ जाओगे ना तो कैलकुलेशन ही है बस, फिर बहुत इजी है। आप समझो आपको निकालना है फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए फर्स्ट प्रॉब्लम में। तो अगर आपको आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए जाना है तो आप समझो रो वी जो गिवन है वो आर लेस देन इक्वल टू ए के लिए गिवन है। देखो गॉस लॉ से हम ये तो जानते हैं कि जो चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसको आपको लेना है। ठीक है, तो लेट सपोज ए की वैल्यू मैं ना 5 ले लेता हूं, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ए मान लो 5 है, एक कांस्टेंट वैल्यू मैंने ले ली। तो जो आपको रो वी गिवन है वो गिवन है फॉर आर लेस देन इक्वल टू 5 के लिए। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए रो वी की वैल्यू आपकी 0 है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करो, आर लेस देन इक्वल टू 5 में रो वी है ऐसी रेडियस जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है, उसमें रो वी है। ठीक है, उस स्फीयर में रो वी है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। तो जब आप आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो आर लेस देन इक्वल टू 5 वाला जो है वो तो शामिल हो जाएगा ना। आप तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेना चाहते हो। ठीक है, आपको तो इंक्लूड लेना है ना, जो इंक्लूडेड हो रहा हो वो चार्ज लेना होता है। तो आप यहां कैलकुलेट करना चाहते हो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर। ठीक है, और जब आप r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला मतलब मान के चलो, लेट सपोज आप लेते हो r इक्वल टू 10 वाला स्फीयर, उसमें आप e और v निकालना चाहते हो लेट सपोज। तो r इक्वल टू 10 वाले स्फीयर में r लेस देन इक्वल टू a, मान लो आप 5 की बात करते हो तो 5 वाला स्फीयर तो शामिल हो जाएगा ना आपका। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आपका जो टारगेट होगा आपको यह समझना होगा कि 5 वाला शामिल तो होगा, लेकिन आप 5 के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप 10 पर लेना चाह रहे हो तो 5 के ऊपर तो आप जा नहीं पाओगे। मैक्स लिमिट आपकी क्या होगी, 5 ही होगी, क्योंकि 5 के बाहर तो ये 0 है। मतलब a के बाहर मैक्स लिमिट क्या होगी, a होगी, क्योंकि a के बाहर तो ये क्या है आपका रो वी 0 है। अगर रो वी 0 है तो फिर आप कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो r ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए आपको मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो, a तक जा सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि a के बाद ये रो वी आपका 0 है। तो यहां से आप समझो लिमिट आपकी क्या क्या हो जाएगी, 0 टू a, r की लिमिट
थीटा और फाई की तो आपकी सेम होती है, आपको पता है स्टैंडर्ड लिमिट आपको लेकर चलना है जब मेंशन ना हो तो। रो वी की वैल्यू देखो कितनी है, रो 0 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर, और डीवी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीवी का फॉर्मूला ट्रिक से याद रखना है हमें, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां पर अब आप देखो ए आर डॉट ए आर आपका 1 हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो इंटीग्रेशन है वो थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में होना है ना, बेसिकली अब आपको डबल इंटीग्रेशन ही यहां पर लेना होगा। तो यहां पर होगा क्या, देखो इस तरीके की सिचुएशन होगी, ई आर आपका आउटसाइड हो जाएगा, उसके साथ साथ आर स्क्वायर भी आपका आउटसाइड हो जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बचेगा क्या अंदर, साइन थीटा डी फाई, ए आर डॉट ए आर 1 हो चुका है। और यहां पर समझो रो 0 आउटसाइड, यहां पर आर थीटा फाई सबके रेस्पेक्ट में होना है, तो आप सब कुछ मेंशन रहने दो यहां पर। तो कितना होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यहां पर 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा आपका साइन थीटा, फिर डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपने यहां पर सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेंशन कर दी हैं बड़े आराम से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो यहां से अब आप लिमिट पुट कर दो, 0 से a, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब आप देखो यहां पर भी आपको पता है थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई ही होने वाली है। ये पॉइंट समझ में आया। तो यहां से देखो आर स्क्वायर ई आर एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या होगी 0 से पाई, डी फाई का कोई टर्म है नहीं, तो डी फाई का कितना हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई। तो यहां पर अभी मैं आर वाला टर्म का नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइन थीटा का देखो आप, साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या होगी 0 से पाई, और डी फाई का फाई लिमिट 0 से 2 पाई, और रो नॉट आपका कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना बच गया 0 से a, आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन ए का स्क्वायर डी आर। ये पॉइंट यहां तक आपको क्लियर है। अब अगर आप देखोगे ना, वैसे देखो ये जो वैल्यू है ये आपकी आएगी 2, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 2 पाई। तो ये आंसर ना जो डीएस का आंसर है वो वही आने वाला है, 2 पाई इंटू 2 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्फीयर का एरिया होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। देखो इन दोनों को छोड़ दो, ई आर और एप्सिलॉन नॉट को, ये आर स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 पाई आएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, वही होता है ना डीएस। तो जब आपको पता था स्फीयर है तो आप डीएस का आंसर डायरेक्टली लिख सकते थे, ये करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन हमने कर दिया है, तो चलो अब कैंसिल कर देते हैं। देखो दोनों साइड सेम चीजें हैं। तो ये जो आपकी अब सिचुएशन निकल कर आ रही है, आप देखो ये आपका पूरा का पूरा सिचुएशन है। इसमें आर स्क्वायर है एक तरफ आपका, ई आर है, एप्सिलॉन नॉट है, इधर आपका रो नॉट है, और ये इंटीग्रेशन अभी आपका रहता है। तो अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली ना इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसे यहां पर मैं सेपरेटली मेंशन कर रहा हूं। ये आपका कितना होगा 0 टू a आर स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2r अपॉन a। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया अच्छे से, आप देख सकते हो। बाकी सबका तो ऑलरेडी हम कर चुके थे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर देखो बाहर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आर की पावर 4, और ये बन जाएगा आर क्यूब। ठीक है, बस अब आप इसका इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म कर लो, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, ये आर स्क्वायर का हो जाएगा, आर की पावर 4 का कितना होगा, आर की पावर 5 अपॉन 5, ए स्क्वायर पहले से है, और आर क्यूब का कितना होगा, आर की पावर 4 अपॉन 4। इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए ना, नॉर्मल इंटीग्रेशन, और ए पहले से था आपका। ठीक है, तो ये हमने यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया। लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, 0 से a तक है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ अच्छे से? हमने पहले इसको ओपन कर दिया कंप्लीटली, आर स्क्वायर का आर क्यूब बाई 3, आर की पावर 4 का आर की पावर 5 बाई 5, आर क्यूब का आर की पावर 4 अपॉन 4। बस अब आप देखो लिमिट जब आप 0 पुट करोगे
तो सब कुछ 0 रहेगा, तो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। जब अपर लिमिट पुट करोगे a, तो कुछ a आपके कैंसिल भी हो जाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, उसके बाद आपको यहां पर पूरा कैलकुलेशन शो कर देता हूं। तो अब आप यहां पे समझो, हम लोगों ने जो ये कैलकुलेशन किया है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने काफी कुछ हटा दिया, वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो कि यहां पर क्या क्या बचने वाला है। देखो यहां पर एप्सिलॉन नॉट बचेगा, हमने देखो थीटा और फाई वाले टर्म दोनों साइड से कैंसिल कर दिए थे ना सॉल्व करके, तो यहां पर एक आर स्क्वायर बचना था आपका, आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर आता था यहां पर, तो 4 पाई कैंसिल हो गया था, आर स्क्वायर बच जाएगा। और उसके अलावा यहां पर और कुछ बचना था, यस ई आर बचना था आपका, तो यहां पर हमने ई आर भी मेंशन कर दिया था। इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर क्या क्या बचा था, रो नॉट, और इसके अलावा ये वाला टर्म हमने अभी यहां पे सॉल्व किया है, और आपका कुछ भी नहीं बच रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो, और आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस टर्म में देखो, जब आप लिमिट a पुट करोगे, पहले तो आप 2 और 4 को कैंसिल कर दो 1/2, लिमिट जब a पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 पुट करने की जरूरत है नहीं। तो आप देखो आंसर क्या बनेगा, a³ अपॉन 3 a की पावर 5 अपॉन a स्क्वायर, अगेन a³ अपॉन 5 माइनस a की पावर 4 अपॉन a, मतलब a³ अपॉन 2। तो ये जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है, इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आप देखो यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 5, 3, 2 है, तो यहां पर क्या बचेगा 10, यहां पर क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 6, और ये बच जाएगा -15। ठीक है, और यहां पर रो नॉट, इसके अलावा a³, ये हमने कॉमन ले लिया। क्लियर अच्छे से? तो यहां से अब जो आपका ई आर का आंसर निकल कर आएगा 16 - 15, मतलब 1/30 रो नॉट a³ अपॉन रो नॉट a³ तो है ही आपका, उसके अलावा यहां से देखो क्या क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट आएगा ई आर। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन था, अभी पहले का पहला खत्म हुआ है, दूसरा बचा है v। तो v का कैलकुलेशन अगर हम देखें यहां से, तो v क्या होता है, -E.dl + c। ठीक है, यही होता है ना हम लोगों का v। तो v जब हमारा -E.dl + c होता है, c को भूलना मत, c को लिखना जरूर है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर अब आप समझो, हमने यहां पर ई आर अचीव किया है। ठीक है, आप देखो यहां पर हमने ई की जगह क्या लिखा था, ई आर ए आर लिखा था। तो यहां से आपने चूंकि ई अचीव कर लिया, तो ई आर अचीव कर लिया, तो ई भी अचीव हो गया। ई कितना है आपका, ई आर ए आर, सिंपली ए आर से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो, जब ई की वैल्यू आप पुट करोगे ए आर के टर्म्स में, तो डीएल भी क्या होना चाहिए, ए आर ही होना चाहिए डायरेक्शन, तभी तो ए आर डॉट ए आर 1 होगा ना। तो डीएल की वैल्यू कितनी होगी आपकी, डी आर ए आर, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है ना। तो यहां से जैसे आप डीएल की वैल्यू पुट करोगे डी आर ए आर, तो ए आर डॉट ए आर कितना हो जाएगा 1, तो खाली यहां पर क्या बचेगा डी आर। तो यहां से आप देखो कितना हो जाएगा, जैसे ही आप डीएल की वैल्यू डी आर ए आर पुट करोगे, ए आर डॉट ए आर कितना होगा 1, तो खाली क्या बचेगा डी आर। तो माइनस रो नॉट a³ 30 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर + c। तो यहां से आप देख सकते हो रो नॉट a³ अपॉन 30 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और यहां पर 1/r स्क्वायर का r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो r की पावर -2 का कितना होता है, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -1/r। और एक चीज और, यहां बाहर माइनस साइन भी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, माइनस माइनस माइनस। तो आप देखो माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहां से जो v का आंसर निकल कर आया है, रो नॉट a³ 30 एप्सिलॉन नॉट r + c, ये आंसर आपका निकल कर आया। लेकिन अभी भी c अननोन है, अभी भी c के बारे में थिंक करना होगा हमें। तो आप सोचो c क्या हो सकता है, तो आप यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जो आपका c आएगा ना, आप देखो आपको r ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए अचीव करना था, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप पूरा इन्फिनाइट तक जा सकते हो, ये बात समझना आप। तो अगर आप पूरा इन्फिनाइट तक यहां पर जा सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका c आप कैलकुलेट करोगे वो v इंफिनिटी पर करोगे, और पोटेंशियल एट इन्फिनाइट बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका 0। ठीक है, तो c की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो यहां से कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, r ग्रेटर देन a वाली सिचुएशन थी आपकी, तो यहां पर आप पोटेंशियल एट इन्फिनाइट बाय डिफॉल्ट 0 लेकर ही चलोगे। जबकि जो नेक्स्ट केस है वहां r लेस देन a वाली सिचुएशन है, तो वहां पर आप इन्फिनाइट तक जा ही नहीं रहे हो,
तो वहां पर सिचुएशन अलग होगी कैलकुलेट करने की सी, जो मैं अभी आपको शो करूंगा। लेकिन आर ग्रेटर देन ए वाली सिचुएशन में आप वी इंफिनिटी क्या लेके चलोगे, 0, जिसके कारण सी आपको कितना मिल जाएगा, 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्यों, आप देखो जब आप वी इनफाइनाइट की वैल्यू 0 रखोगे, मतलब जब आर इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो वी इंफिनिटी 0, और देखो यहां भी 1/r है तो ये भी 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका सी 0 हो जाएगा और आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी करना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ फोकस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में काफी हद तक सेम रहने वाली है, प्रॉब्लम इसी की जैसी ही रहने वाली है, लेकिन जो आपका आर लेस देन इक्वल टू ए है उसकी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर पहले आप उसकी मीनिंग ही अंडरस्टैंड करो। देखो, अगर आपका आर लेस देन इक्वल टू ए है, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग आपका यही होगा कि आप लेट सपोज ए की वैल्यू 5 है, तो आप आर लेस देन इक्वल टू 5 तक कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, लेस देन 5 भी हो सकता है, इक्वल टू 5 तक भी जा सकते हो। और यहां पर सिचुएशन देखोगे तो यहां भी आर लेस देन इक्वल टू ए तक ही आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां पर आप समझो, मान लो आपके पास कोई चीज 5 तक है और आप 10 तक जाना चाहते हो, तो आप नहीं जा सकते, आप मैक्सिमम 5 तक ही ले सकते हो। लेकिन कोई चीज आपके पास 5 तक है और आप 0 से 5 तक कुछ भी लेना चाहते हो, तो आपकी लिमिट क्या होगी, खुद सोच के देखो। क्या इस बार आपकी लिमिट 0 टू ए होनी चाहिए कि इस बार आपकी लिमिट कुछ और होनी चाहिए, यह आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप समझो, यहां पर हम यहां निकालना चाहते हैं आर लेस देन इक्वल टू ए, तो आर की जो लिमिट है आपकी वो 0 टू आर नहीं होनी चाहिए आपकी, जहां तक आप जाओगे वहीं तक लोगे। आपका ये जो रोवी है वो तो गिवन है आपको अप टू ए तक, वो आपका मेंशन है, रोवी जो है वो अप टू ए तक आपका है। अगर आप आर ग्रेटर देन ए जा रहे होते तो मैक्सिमम ए तक जा सकते थे, लेकिन अगर आप लेस देन में ही रहना चाहते हो, उसी स्फीयर के अंदर रहना चाहते हो, तो जहां तक जाओगे वहां तक लोगे। हो सकता है आर इक्वल टू ए तक चले जाओ, हो सकता है आर इक्वल टू a/2 तक चले जाओ, तो आपको नहीं पता है कि आर आपका कहां तक जाएगा उस स्फीयर के अंदर। उस स्फीयर के अंदर आप आजाद हो, आप 0 से लेकर कहीं भी जा सकते हो उस स्फीयर के अंदर, तो 0 टू आर। अगर आप उस स्फीयर के बाहर जा रहे हो तो सिर्फ 0 टू ए तक ले जा सकते थे, क्योंकि ए आपका सिर्फ ए तक था, ये देख सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो एक मेजर चेंज होगा वो लिमिट आपकी 0 टू आर होगी। ये पॉइंट आपको स्टार्ट से माइंड में रखना है। तो यहां पर देखो कैलकुलेशन वाइज चेंज क्या होगा आपका। यहां पर अगर आप ध्यान से समझोगे ना, देखो ये सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली है, क्योंकि यहां तो हमने आर की लिमिट पुट ही नहीं करी थी, तो यहां पर आपका सेम रहेगा। फिर से आपका जो थीटा फाई वाला कंसेप्ट था दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये चीज जो आपकी बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में वो सेम रहेगी, इस पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमें। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया था आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर बाई ए का स्क्वायर, इसको आपने ओपन भी किया था, देखो ध्यान से। और यहां पर आपने किया क्या था, यहां पर आपने लिमिट जो है ना वो ए पुट की थी, 0 टू ए। अब आप लिमिट क्या पुट करोगे, 0 टू आर। तो यहां पर जैसा आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि अब आपका ए और ए कैंसिल नहीं होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर अब आप समझो आपका इस तरफ कितना बचेगा, एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ई आर, ठीक है। और यहां पर आपका कितना बचता था, रो 0 बचता था, और ये वाला टर्म आता था आपका, ठीक है। तो इस टर्म की जगह यहां पर क्या आएगा, अगर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने की यहां पर कोशिश करें तो आप देखो लिमिट आपकी अब 0 से r है, तो पहला टर्म तो आपका क्या होगा, r³ / 3 होगा, तो इसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं r³ / 3। दूसरा टर्म क्या होगा, r की पावर, मींस जो है वही रह जाएगा ना। आप खुद सोचिए, r की जगह आप r ही तो पुट करेंगे ना लिमिट, तो कितना हो जाएगा, एज इट इज आप इसे यहां पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आप देखिए, यहां पर हो जाएगा r⁵ 5a का स्क्वायर माइनस r⁴ अपॉन ये हो जाएगा हमारा 2a। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा स्टेप अब निकल कर आया है, इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ई आर की वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां से अब अगर मैं ई आर की वैल्यू यहां पर मेंशन कर दूं तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आप देखो यहां से आपकी जो ई आर की वैल्यू है वो हो जाएगी ρ0 अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। और देखो जैसे ही आप यहां पर आर स्क्वायर लिखोगे कुछ आर आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो उन्हें भी हम यहां पर कैंसिल कर ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा, r/3 प्लस r³ / 5a का स्क्वायर माइनस r² / 2a। तो ये आपकी सिचुएशन बनकर आएगी सेकेंड प्रॉब्लम के लिए। देखो
बस लिमिट जो है ना वो 0 टू ए की जगह 0 टू आर पुट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लिमिट वाला कंसेप्ट। पहली कंडीशन थी आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेकिन ये आपका जो रो वी है वो ए तक अवेलेबल था, तो मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते थे, ए तक। लेकिन अब आपकी जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें आर लेस देन इक्वल टू ए पर आपको अचीव करना है, और रो वी जो है आपका ए तक ही अवेलेबल है। तो आप यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आर की ए यहां पर भी होगी, लेकिन आप उसके पहले भी इंक्लूड कर सकते हो। यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप 0 टू आर जा सकते हो, जहां पर आर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, आपका ए तक जा सकता है। लेकिन आप हो सकता है आपका आर जो हो वो 3 तक ही हो सकता है आर आपका 2 तक हो। लेट सपोज आप बोल रहे हो यहां पर कि आर लेस देन इक्वल टू ए पर आप निकालना चाहते हो। मान लो ए की वैल्यू 5 है, लेकिन आप जो है वो आर की वैल्यू लेकर चल रहे हो 3, तो आपकी लिमिट क्या होगी, 0 टू 3। अगर आप आर की वैल्यू लेकर चल रहे हो 4, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू 4। पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो यहां पर आप 0 टू आर लोगे लिमिट, क्योंकि आप उसी स्फीयर के अंदर ही हो जहां पर रो वी है, आप उस स्फीयर के बाहर नहीं हो। तो यहां पर अब जो आपकी सिचुएशन बनी है, जो आपको यहां पर ई आर की वैल्यू मिली है, अब उस ई आर की वैल्यू के बाद आप यहां से क्या अचीव कर सकते हो, ई ए आर से मल्टीप्लाई करके। यहां तक क्लियर हो गया? अब ई को अचीव कर लेने के बाद अब आप क्या अचीव करोगे, वी क्या होता है, माइनस ई डॉट डीएल। आपको फिर से पता है ये ए आर है, तो वहां पर भी क्या होगा, डी आर ए आर, तो ए आर डॉट ए आर 1। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका बच जाएगा यहां पर रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 आर क्यूब अपॉन 5a का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a, और यहां पर कितना बचेगा आपका डी आर, और अगेन कांस्टेंट प्लस सी। यहां पर अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू अचीव करनी है, सी की वैल्यू जो आपको अचीव करनी है ना, वो किस तरीके से अचीव करोगे। मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बोला था, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए वाला जो क्वेश्चन था ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, वो आप इन्फिनाइट तक जा सकते थे। यहां पर आप आर लेस देन इक्वल टू ए की बात कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम लिमिट आपकी क्या होगी, यहां पर वो स्फीयर की बाउंड्री होगी ए वाली। आर लेस देन इक्वल टू ए है, तो मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो, ए तक। इस बात को समझो, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आप इन्फिनाइट तक जा सकते थे, इसलिए आपने कांस्टेंट के कैलकुलेशन के लिए वी इंफिनिटी लिया था, जो कि 0 होता है। लेकिन अब आप यहां पर मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, ए तक जा सकते हो, ए तक। तो इस केस में आपका जो अब आंसर निकल कर आएगा वो कैसे निकल कर आएगा, कांस्टेंट का। बात को ध्यान से सुनना मेरी, आप ही को कैलकुलेट करना है। देखो आप करोगे क्या, आपका जो v है, अब अगला कैलकुलेशन आप ही का, आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखो जो v है उसमें देखो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है वो आउटसाइड हो जाएगा। r का इंटीग्रेशन करना है, आप कर सकते हो r का इंटीग्रेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, आपको क्लियर होगा। a ध्यान रखना, a कांस्टेंट है ना, आप r के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो r का तीनों r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे। मेन प्रॉब्लम किसकी आएगी, c की। तो आप समझो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, a तक, क्योंकि आप r लेस देन इक्वल टू a वाले स्फीयर में हो और मैक्सिमम a तक ही जा सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है उसमें जो आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी प्रॉब्लम नंबर 1 से, वो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, या आपने नोट्स बनाया तो नोट्स में देख लो। जो आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, वो पोटेंशियल की वैल्यू आपने किसके लिए अचीव की है, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। तो वहां से आपको आर इक्वल टू ए पर भी पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, आर इक्वल टू ए पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, वो फॉर्मूला अभी हमने निकाला था ना। तो वहां पर आप क्या करो, फर्स्ट प्रॉब्लम में आर इक्वल टू ए पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम आप ए तक जा सकते हो। और जब यहां पर क्या करो, जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे तो यहां पर भी आप v की जगह, मतलब v में r इक्वल टू ए पुट कर दो। v में जब r इक्वल टू ए पुट करोगे तो यहां पर आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा, v एट r इक्वल टू ए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिल जाएगा। तो जो मिलेगा उसको यहां पर पुट कर देना, ठीक है, और यहां पर r इक्वल टू ए पुट कर दो। तो अननोन क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका c। तो c का वैल्यू इस बार 0 नहीं आएगा, इस बार आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिलेगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, जो आपने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की है वो r ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए की है। यहां पर आप जानते हो कि आप r लेस देन इक्वल टू ए के लिए कर रहे हो, मतलब a आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तो आपको कांस्टेंट c निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए थी। तो आप क्या करोगे, r इक्वल टू ए पर
फर्स्ट प्रॉब्लम का जो v था उसमें r की वैल्यू a पुट कर कर v की वैल्यू निकाल लो, उस v की वैल्यू को यहां पुट करो और यहां भी r इक्वल टू a पुट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो c अननोन रहेगा, c की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, इस बार जीरो नहीं मिलेगी, उस c की वैल्यू को बस यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर पोस्ट करके जरूर बताओ। ठीक है, अगर कहीं डाउट होता है तो वो भी बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस की है, उनसे आप बहुत अच्छे से गो थ्रू हो, इससे आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।